ध्यान से देखिए, सामने जो ये सड़ी हुई लकड़ी है, इसे शाओ हुओ कचरे के ढेर से उठाकर लाया है। घर लाते ही पड़ोसियों ने शाओ हुओ को अजीब नजरों से देखा, ये सोचते हुए कि शाओ हुओ के दिमाग पर जरूर गधे ने लात मारी है। ये कबाड़ लकड़ी वापस क्यों लाया? इसे जलाऊ लकड़ी के रूप में जलाने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन शाओ हुओ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने अपने दिमाग में पहले ही इसके लिए एक खाका तैयार कर लिया था। जब यह बन जाएगा तो यह संग्रहालय में रखे कला के नमूने जैसा होगा। गाँव के अमीर ने तो इसे बड़ी कीमत पर खरीदने की पेशकश भी कर दी। अब तो शाओ हुओ मालामाल होने वाला है। इस समय देखा जा सकता है कि शाओ हुओ ने लकड़ी के अतिरिक्त हिस्सों को काट दिया है और फिर इसे मशीन पर रखकर औपचारिक नकाशी और घिसाई का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले नकाशी वाले चाकू से लकड़ी की ऊपरी परत को धीरे धीरे छीलना होता है। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। जिन दोस्तों के हाथ थोड़े भी सधे हुए हैं वे इसे कर सकते हैं। मुख्य बात छीलने की मोटाई पर पकड़ बनाना है ताकि आगे का काम सही से चल सके। अंत में एक ऐसी लकड़ी मिलेगी जिसकी सतह समतल हो। इसके तुरंत बाद शाओ हुओ ने औजारों की मदद से उस पर कुछ लकीरें खींचकर निशान बनाए। फिर मशीन चालू करके नकाशी का काम शुरू किया गया। शाओ हुओ ने पहले नकाशी वाले चाकू से कलाकृति के आगे के हिस्से का आकार काटा। शाओ हुओ को इतनी आसानी से काम करते हुए मत देखिए। यह प्रक्रिया कारीगर के कौशल की कड़ी परीक्षा लेती है। न केवल हाथों का बल स्थिर और सटीक रखना होता है, बल्कि दिमाग में हर समय उस कलाकृति का बुनियादी ढांचा भी याद रखना होता है जो बनाई जा रही है। नहीं तो थोड़ी सी भी सुस्ती। शाओ हुओ ने फिर से औजारों की मदद से उस पर कुछ लकीरें खींचकर निशान बनाए। नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही पूरी कलाकृति को बेकार होने के जोखिम में डाल देगी। कहना पड़ेगा, शाओ हुओ की नकाशी की कला एकदम पक्की हो चुकी है। जल्द ही कलाकृति के आगे के हिस्से का आकार उभर कर आ गया। इसके बाद बीच के हिस्से की घिसाई जारी रही ताकि उसकी सतह को सही आकार दिया जा सके। यहाँ तक देखकर पता नहीं किसी दोस्त को समझ आया या नहीं कि शाओ हुओ क्या बनाने की तैयारी कर रहा है। जिसे पता हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। देखते हैं आपका अनुमान सही है या नहीं। आगे का हिस्सा तैयार होने के बाद अब नीचे के हिस्से के आकार पर काम शुरू करना है। यहाँ भी उसी तरह निशान लगाई गई लाइनों के साथ साथ घिसाई शुरू की गई और अतिरिक्त लकड़ी को पूरी तरह साफ कर दिया गया। यहाँ की बनावट थोड़ी जटिल है। आम लोगों के लिए ये आसमान छूने जैसा मुश्किल हो सकता है, लेकिन दशकों के अनुभव वाले शाओ हुओ के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। शाओ हुओ ने इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार 8 घंटे काम किया है, जो बहुत मेहनत का काम है। जैसा की कहावत है, एक लाइक देना मेहनत की कद्र है और न देना आपकी मर्जी। आप यहाँ तक देख चुके हैं तो निश्चित रूप से एक लाइक देने में कंजूसी नहीं करेंगे। आपका समर्थन ही हमारे लगातार काम करने की प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह शाओ हुओ की शानदार घिसाई के बाद एक फूलदान का आकार धीरे धीरे उभरने लगा। बेशक फूलदान के आगे के हिस्से पर अभी और काम होना बाकी है ताकि बॉटल के मुंह का आकार बनाया जा सके। बॉटल का मुंह तैयार होने के बाद ग्राइंडर से फूलदान की सतह की घिसाई और पॉलिशिंग करनी होती है ताकि सतह के उभरे हुए हिस्सों को समतल किया जा सके। इसके तुरंत बाद शाओ हुओ ने औजारों से बॉटल के मुंह वाली जगह पर कुछ निशान बनाए। शाओ हुओ ने कागज से बॉटल के मुंह का आकार तय किया और फिर एंगल ग्राइंडर से आकार के साथ साथ अतिरिक्त लकड़ी को घिस दिया। इस तरह थोड़ी घिसाई के बाद बॉटल के मुंह का डिजाइन भी तैयार हो गया। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। कटाई पूरी होने के बाद ग्राइंडर से और बारीकी से सुधार करना होता है ताकि बॉटल के मुंह का आकार एकदम सही और बेदाग हो जाए। बॉटल के मुंह की घिसाई पूरी होने के बाद शाओ हुओ ने फूलदान के निचले हिस्से में निशान लगाए और औजारों से 3 खांचे काटे और घिसकर कुछ डिजाइन बनाए। इस तरह नीचे के पाए भी बन गए जिससे ये ज्यादा मजबूती से खड़ा रह सके। इसके बाद फूलदान के ऊपरी हिस्से की अतिरिक्त लकड़ी को साफ किया गया। सामने एक छेद किया गया और अंत में उस पर कुछ लकड़ी की वार्निश छिड़की गई ताकि सतह की चमक बढ़ सके। यहाँ तक आते आते एक बेमिसाल कलाकृति पूरी तरह से तैयार हो गई है। कैसा लगा? क्या इसने आपको हैरान किया? यह वाकई बहुत सुंदर है। अगर आपको इस फूलदान की कीमत लगाने को कहा जाए तो आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आया हो तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।